नमस्कार। आज हम असम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 की गहराई में जाएंगे। ये भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इस विषय की पूरी तस्वीर को समझने के लिए इसके कानूनी प्रावधानों और ऐतिहासिक संदर्भों का बिल्कुल निष्पक्ष होकर अध्ययन करना जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण बिल को डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूसीसी की बेसिक परिभाषा से, फिर देखेंगे भारत में इसका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हमारा फोकस होगा असम बिल के मुख्य प्रावधानों और इसके सख्त नियमों पर, और आखिर में इसके पक्ष और विपक्ष की बहस को समझते हुए एक यूपीएससी अभ्यास प्रश्न पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा। आखिर ये यूसीसी है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रस्तावित कानूनी ढांचा है जो अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेना चाहता है। वर्तमान में शादी, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में विभिन्न धर्मों के अपने अपने नियम चलते हैं। यूसीसी का सीधा सा उद्देश्य है इन सब की जगह एक कॉमन लॉ लाना जो देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू हो। यह किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, बल्कि सिर्फ कानूनी एकरूपता लाने का एक प्रयास है। अब बात करते हैं भारत में यूसीसी के इतिहास की। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब पुर्तगालियों ने गोवा में कॉमन लॉ लागू किया था। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वो कानून वहां आज भी प्रभावी है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। फिर 1985 का ऐतिहासिक शाहबानो केस और 1995 का सरला मुद्गल केस आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। और अब 2024 से 2026 के बीच उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्य इस दिशा में काफी ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर, असम बिल के मुख्य प्रावधान। वर्तमान व्यवस्था और प्रस्तावित यूसीसी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ओर जहां अभी धार्मिक आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून और उत्तराधिकार के नियम हैं, वहीं नए असम बिल में कुछ यूनिवर्सल नियम प्रस्तावित हैं, जैसे कि शादी की उम्र अब पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय करने की बात है। और हां, संपत्ति के उत्तराधिकार में लैंगिक समानता सुनिश्चित की गई है। मतलब वसीयत और संपत्ति में पति, पत्नी, बेटे या बेटी सभी को बिल्कुल समान अधिकार मिलेगा। इस बिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी सख्त कदम उठाए गए हैं। विवाह और तलाक का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो काफी चर्चा में है वो है लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन। अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उन्हें भी कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? भरण पोषण यानी एलिमनी के अधिकारों को सुरक्षित करना और ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को पूर्ण कानूनी और वैधानिक दर्जा दिलाना। लेकिन क्या होगा अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए? आइए देखते हैं इसके सख्त नियम और दंड। इस कानून को लागू करने का तंत्र बेहद सख्त रखा गया है। बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर पूरी तरह रोक है। अगर कोई ऐसा करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहते हैं तो 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जाली दस्तावेज बनाने पर 3 महीने की सजा, प्रतिबंधित रिश्तों में शादी पर 6 महीने की जेल और जबरदस्ती शादी के मामले में सीधे 7 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। नियम वाकई काफी सख्त हैं। जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर बहस तो होगी ही, तो चलिए इसके पक्ष और विपक्ष पर नजर डालते हैं। इस बिल के समर्थन में कई मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि संपत्ति और तलाक के मामले में सबको समान अधिकार मिलते हैं। एक समान कानूनी ढांचा होने से राष्ट्रीय एकता और मजबूत होती है। इसके अलावा शादी की उम्र का कड़ाई से पालन बाल विवाह पर रोक लगाएगा। और अंततः अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण जो कानूनी उलझनें होती हैं, उनसे काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर कानूनी जानकारों की कुछ गंभीर संवैधानिक और सामाजिक चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी चिंता संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संभावित टकराव की है। लिव इन रजिस्ट्रेशन को अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन भी माना जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल इसके असमान रूप से लागू किए जाने पर उठ रहा है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है। साथ ही असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम जैसे कानूनों को निरस्त किए जाने पर भी लगातार बहस जारी है।